हेलो 8 स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में साइंस चैप्टर 10 को दोबारा कंटिन्यू करेंगे न्यू कंटेंट के साथ। हमारा चैप्टर 10 का टॉपिक था रीचिंग एज ऑफ एडोलेसेंस। मैंने आप लोगों को पहली वीडियोस में एडोलेसेंस पीरियड में इम्पॉर्टेंट जो है ग्लैंड्स और ग्लैंड में से निकलने वाले हार्मोन्स के एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज इन इनिशिएशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या हिस्सा होता है। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट टेस्टिस मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसमें से जो हार्मोन निकलते हैं उसी को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से जो हार्मोन निकलते हैं उसको कहते हैं एस्ट्रोजन। तो हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, ये मेल सेक्स ऑर्गन को डेवलप करने के लिए हेल्प करते हैं और जो अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उन चीज़ों को भी मेंटेन करते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से निकलने वाले जो फीमेल एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं वो किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स। तो ये दोनों जो हार्मोन्स है ना, ये दोनों हार्मोन्स कहाँ से, मतलब इनका मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि इन पिट्यूटरी ग्लैंड से इन दोनों हार्मोनों का उत्पत्ति होते हैं। अब हम नीचे देखेंगे रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्टिव फेज किस समय से शुरू होता है। वी हैव लर्न एट पिट्यूटरी द चेंजेस आर कंट्रोल बाय हार्मोन। हमने पहले भी बताया था पिट्यूटरी स्टेज जब शुरू हो जाते हैं तो इनमें हर एक चीज़ जो होता है किससे कंट्रोल होता है, हार्मोन से। तो ड्यूरिंग द एंटायर रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत में हार्मोन्स केवल एक रोल प्ले करते हैं। वो क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं टू कंट्रोल द प्रोसेस रिलेटेड द रिप्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए जो भी प्रोसेस होते हैं उनको कंट्रोल करना इनका काम होता है। तो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी के शुरू में जो मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी सीक्रेटेड मेनी हार्मोन्स, उनमें से कुछ हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं, एक हार्मोन्स ऐसे हैं वो स्टिमुलेट करते हैं टेस्टिस को एंड ओवरीज को, जिसमें से वो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन निकल पाए। और ये हार्मोन्स जब निकलते हैं वो सीधा सबसे पहले जाके ब्लड में मिक्स होते हैं और ब्लड में मिक्स होने के बाद वो अपने कॉन्सेंट्रेटेड बॉडी पार्ट यानी कि टारगेट साइट तक पहुंचते हैं। दिस हार्मोन फिर इसका काम क्या होता है, स्टिमुलेट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड बॉडी पार्ट को टू बिगिन द रिक्वायर्ड चेंज के अकॉर्डिंग एंड उनके डेवलपमेंट के चेंज के अकॉर्डिंग होता है। देखिए, टेस्टिस ग्रोइंग ऑफ फेशियल हेयर, रिप्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन बॉयज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज, मैमरी ग्लैंड, प्रोडक्शन ऑफ ओवा, डिपोजिशन ऑफ फैट ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द थाई बकेट। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन से होते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे एडोलेसेंस जब पीरियड शुरू होता है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस तरह से मैच्योर होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मैच्योर होने की जो टाइमिंग होता है, दे स्टार्ट रिलीजिंग स्पर्म एंड ओवा। इन मेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट फंक्शन फ्रॉम द मेल बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का काम करने का टाइमिंग 13 से 14 साल के अंदर शुरू होता है और फीमेल बॉडी में उससे थोड़ा सा पहले यानी कि 10-12 साल से रिप्रोडक्टिव पीरियड में मेल रिमेन्स थ्रू आउट द, ये जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है ये मेल के बॉडी में थ्रू देयर लाइफ आउट तक रहता है। और फीमेल बॉडी में ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो ये काम है, जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, ये 45 से लेके 50 ईयर्स तक कंटिन्यू होते हैं। अच्छा, इन दिस पीरियड मतलब ये 45 to 50 मतलब ये टोटल 50 ईयर्स तक के पीरियड में कम से कम वुमेन बॉडी में 400 एग्स प्रोड्यूस होता है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द फीमेल। व्हेन ए गर्ल चाइल्ड बॉर्न होता है, जब से एक बच्चे का एक मतलब लड़की की गर्ल चाइल्ड की जन्म होती है तो उसके ओवरी में कम से कम थाउजेंड्स इमैच्योर एग होते हैं। एट प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचते हैं व्हेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकम्स मैच्योर होने लगते हैं, वन ऑफ द ओवरी में से रिलीज वन ओवम रिलीज होता है। द रिलीज ऑफ द ओवम जब ओवरी में से रिलीज होते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है ओवुलेशन। अच्छा, बिफोर द रिलीज ऑफ द ओवम, जब तक ओवरी से ओवम रिलीज नहीं होता है तब तक यूट्रस जो है अपना रिसीव द ओवम को रिसीव करने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। और यूट्रस के अंदर जो इनर लाइनिंग होते हैं ना वो काफ़ी थिक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो इन दिस प्रोसेस में जो ओल्ड सेलुलर लेयर होते हैं वो सेड हो जाते हैं एंड न्यू सेलुलर लेयर उसके जगह में बनने लगते हैं। द ओल्ड लेयर
विथ सम ब्लड वेजल्स होते हैं, कम्स आउट, बाहर आ जाते हैं, और जहाँ से ब्लीडिंग प्रोसेस रिप्रोडक्टिव पार्ट से शुरू हो जाते हैं। ये कम से कम हर महीने में 3 और 4 डेज तक कंटिन्यू रहता है। द शेडिंग ऑफ द इनर सेलुलर लेयर में जो शेडिंग होता है यूट्रस के विद ब्लीडिंग जो निकलते हैं फीमेल बॉडी के अंदर से वाजिना नाम के ऑर्गन से, इस टोटल इस पीरियड को कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन यानी कि मेनर्ज। तो ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज़ द इंडिकेट ऑफ मैच्योरिटी, मतलब किसी भी गर्ल्स के बॉडी में जब मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, तो उससे पता चलता है कि उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो मैच्योर हो चुका है। और आफ्टर मेनर्ज ओवरी में से ओवम ऑलरेडी रिलीज होना शुरू होता है आफ्टर 28 to 30 डेज के बाद। तो इसे कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी कि हर महीने में 27 और 28 दिन के अंदर ये 3-4 दिन जो एक डे आता है वो ब्लीडिंग वाला एक पार्ट होता है। इनर लाइनिंग के अंदर, मतलब यूट्रस के इनर लाइनिंग से वो ब्लीडिंग बाहर निकल के हमारे बॉडी से वाजिना के माध्यम से बाहर पहुंचते हैं। अच्छा, आफ्टर द एज, जब ये 45 या 50 ईयर्स तक होता है बॉडी में, जब वो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस स्टॉप हो जाता है तब उस फेज को कहा जाता है मेनोपॉज। इन द बिगिनिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी इरेगुलर होता है शुरू में, उसके बाद रेगुलर हो जाते हैं। द ओवम इज रिलीज्ड 10th और 12th डे के बाद ओवम रिलीज होता है ओवरी में से, और वो 14th डे में जाके वो आपका ओवरी में पहुंचते हैं। और उस समय अगर इन दिस ड्यूरेशन में इट इज़ फर्टिलाइज्ड होता है, फ्यूज़ होता है, अगर उस ओवरी में कोई स्पर्म पहुंचता है तो इट इज़ फर्टिलाइज्ड एंड बिकम्स द फर्टिलाइज्ड ओवरी एंड ओवम एंड स्पर्म, ये दोनों जो है फर्टिलाइज्ड होने से जायगोट प्रोड्यूस होता है। और जायगोट धीरे धीरे सेल डिवीज़न जब होने लगता है वो धीरे धीरे डेवलप होता है एम्ब्रायो में, और जिस सिस्टम्स को फीमेल बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी का टाइमिंग कहा जाता है। आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद जब प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग होता है तो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस जो होता है वो बॉडी में स्टॉप हो जाता है, और वो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस दोबारा से बेबी के डिलीवरी के बाद फीमेल बॉडी में शुरू होने लगते हैं। अब हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। मैंने आप लोगों को इससे प्रीवियस चैप्टर्स में जब सेल स्ट्रक्चर समझाया था बताया था मैंने, हर सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम का काम क्या होता है? ये क्रोमोसोम हमारे जीन के कैरेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह तक कंटिन्यू करते हैं, और क्रोमोसोम्स जो है हमेशा पेयर्स में रहते हैं। ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि टोटल 46। अच्छा, आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमोसोम्स को हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। इन फीमेल बॉडी में, नेक्स्ट पेज में आ जाइए, फीमेल बॉडी के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो इंडिकेट होता है एक्स एक्स से, और मेल बॉडी में 2 तरह के क्रोमोसोम होता है, चाहे वो एक्स क्रोमोसोम हो चाहे वो वाई क्रोमोसोम हो। तो गैमेट्स यानी कि फीमेल बॉडी से निकला हुआ ओवा और मेल बॉडी से निकला हुआ स्पर्म हैव ओनली 1 सेक्स क्रोमोसोम होता है। ओवा के अंदर हमेशा एक्स क्रोमोसोम रहता है, और स्पर्म के अंदर चाहे एक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है, कई बार वाई क्रोमोसोम भी हो जाता है। जब गैमेट्स के अंदर फ्यूज़न होता है, अगर फीमेल बॉडी का एक्स क्रोमोसोम के साथ मेल बॉडी के एक्स क्रोमोसोम अगर फ्यूज़ होता है तो किसी गर्ल चाइल्ड का जन्म होता है, और फीमेल बॉडी के एक्स क्रोमोसोम के साथ अगर मेल बॉडी के स्पर्म से निकलने वाले वाई क्रोमोसोम की फ्यूज़न होता है तो उससे जो जायगोट यानी कि एम्ब्रॉय प्रोड्यूस होता है, हमें पे जो है बॉय चाइल्ड का जन्म होता है। अब हम पहुँचेंगे नेक्स्ट प्रोसेस। इसमें देखिए नेक्स्ट पेज में है हॉर्मोन्स एंड लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग एंड इंसेक्ट। केवल ह्यूमन बींग्स के अंदर ही हार्मोन का इतना कंट्रोल नहीं होता है, इंसेक्ट के बॉडी के अंदर भी हार्मोन्स के कंट्रोल होते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर से पढ़ा है, देखो यहाँ पे डायग्राम में भी है द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, चाहे लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, इनके लाइफ साइकिल को क्या कहा जाता है? मेटामॉर्फोसिस। जिस प्रोसेस में लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ और फ्रॉग, ए लार्वा एक टेडपोल बनता है, फिर वो चेंज होता आता है एडल्ट प्रोसेस, मतलब वो बटरफ्लाई बनते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होता है ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ द हार्मोन की प्रेजेंस में। तो ये हार्मोन्स कौन सा है? थायरॉक्सिन। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से। थायरॉक्सिन हार्मोन के अंदर आयोडीन होता है, आयोडीन की जरूरत होती है सिंथेसाइज के लिए। तो जब भी कोई टैडपॉल किसी पानी के अंदर ग्रो करता है, अगर उस पानी के अंदर आयोडीन नहीं होता है तो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता है। तो टैडपॉल से फ्रॉग यानी कि एडल्ट फ्रॉग टैडपॉल से डेवलप होने के लिए हमें वाटर के अंदर जो है आयोडीन की मात्रा होना बहुत ज़रूरी है। अब हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
तो एडोलेसेंस और टीन एज पीरियड जो होता है, इस समय बॉडी का ओरिजिनल ग्रोथ होते हैं, काफ़ी सारे फिजिकल, सोशल एंड मेंटल कंडीशंस की चेंजेस होते हैं। तो इस समय शरीर के ऊपर ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होता है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस में हाइट, ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, बॉडी पार्ट्स, ये सब बैलेंस होने के मतलब ये सब ग्रो होने के कारण बॉडी के अंदर एक बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो भी खाना खाएंगे उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। डाइट शुड हैव सीरियल्स फॉर कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर अमाउंट ऑफ वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट टाइप का चीज़ हमें कहाँ से मिलेगा? दाल, चावल, रोटी, चावल, ये सब खाने से प्रोटीन टाइप का खाना मिलता है। दाल, सब्जियों में से विटामिन्स मिलते हैं, बटर, घी से हमें फैट टाइप का चीज़ें मिलते हैं। तो इस समय बॉडी के लिए हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है। दे शुड टेक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अगर हम अच्छी तरह से खाते हैं तो हमारे बॉडी में विटामिन्स और मिनरल की जो ज़रूरत होती है वो पूरा हो जाता है। रिमेंबर, फास्ट फूड सच एज चिप्स, पैकेट एंड टिन स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये बॉडी के लिए बहुत नुकसान पहुंचाता है। खाने में तो टेस्टी लगते हैं लेकिन इनका बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता, ये हमारे बॉडी को हेल्दी नहीं करता है। अब हम आएंगे, देखिए, तो इसलिए हमें उस उम्र में अवॉइड फास्ट फूड को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में क्या होता है? इट इज़ मस्ट एवरीबॉडी टू टेक बाथ। हर बात मतलब बॉडी को नहाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस समय टीनेजर्स के टाइम में ना हमारे बॉडी में स्वेट और सीबासियस जो ग्लैंड होता है उसमें से बहुत ज़्यादा हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं। सो टेक बाथ होना बहुत ज़रूरी होता है। अपने बॉडी के सारे पार्टों को क्लीन करना टॉवल से बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज इट विल ऑर्डर बैड स्मेल आने लगते हैं। एंड बैलेंस इन्फेक्शन मेनी ऑकर, कई समय काफ़ी सारे इन्फेक्शंस भी बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं। तो गर्ल शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ द क्लीनिंग, ऑल बॉडी पार्ट्स को क्लीनिंग करना बहुत, खास तौर से मेंस्ट्रुएशंस के टाइम पे सफाई का अच्छी तरह से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, नेक्स्ट, फिजिकल एक्सरसाइज एंड से नो ड्रग्स। इसमें क्या होता है ना, वॉकिंग, प्लेइंग एंड रेगुलर एक्सरसाइज इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी एंड माइंड को फिट और हेल्दी रखते हैं। सो ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। आफ्टर वर्क के बाद प्रॉपर तरीके से रिलैक्स करना और पूरी तरह से नींद कंप्लीट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मोर एवर द एडोलेसेंस फुल ऑफ एडवेंचर। एडोलेसेंस पीरियड में ना उम्र कम होने के कारण मन के अंदर बहुत ज़्यादा एडवेंचर, स्पिरिट, ये सब चीज़ें होते हैं, समथिंग डिफरेंट। समटाइम्स दे आर मिसगाइडेड बाय देयर सीनियर। कई बार क्या होता है, इस उम्र में बच्चे बड़े बच्चों से कई बार मिसगाइडेड हो जाते हैं। वो सिगरेट पीना, तंबाकू खाना चालू कर देते हैं, ड्रग्स भी लेना शुरू कर देते हैं, जो इनके बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो ऑल दिस अफेक्ट देयर बॉडी एंड माइंड एंड टर्न देम टू बी एडिक्टेड। इफ़ ए पर्सन टेक्स दिस वन से दूर रहता है, will take them again and again more quantity. Such condition will spoil our body को, माइंड का, लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं। तो इन द नेम ऑफ फ्रेंडशिप, इस समय फ्रेंडशिप के नाम पे बहुत ज़्यादा मिसगाइडिंग होता है। तो हमें भी टीनेजर्स में थोड़ा सा सावधानी से रहना चाहिए और जो है अपने फ्रेंडशिप थोड़ा कम ही रखे तो बेहतर होता है। अच्छा, लीगल एज फॉर मैरिज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग लीगल मैरिज एज होता है मतलब गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स एंड बॉयज़ के लिए 21 ईयर्स। क्योंकि बिकॉज बिफोर दिस एज से पहले बॉयज़ एंड गर्ल्स आर नॉट मैच्योर फिजिकली और मेंटली, रिप्रोडक्शन के लिए वो मैच्योर नहीं होते हैं। और अर्ली मैरिज से कई बार देखा गया है मदरहुड जो है इनमें कई सारे हेल्थ के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और जिसके वजह से बच्चा भी जो पैदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर और डिजेबल भी होते हैं। इन डिप्राइव्स द बॉय टू सी सम एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो है बॉयज़ों के लिए एम्प्लॉयमेंट का भी इशू बनता है। एंड गर्ल इज़ बाउंड टू बी किचन एंड किड्स, तो इट ब्लॉक द फ्यूचर एंड क्रिएट ए लॉट ऑफ एगोनी एज शी इज़ नॉट एबल टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ होम एंड मदरहुड। अच्छा, माइथ टू रिमूव। इन दिनों में एडोलेसेंस पीरियड में लेके इस पीरियड में बहुत से घरों में बहुत तरीके से माइथ होते हैं, उन चीज़ से हमें दूर रहना चाहिए। जैसे यू लर्न अबाउट एडोलेसेंस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। इन इंडिया में जो सोशल स्ट्रक्चर है हमारा और सोशल बाइंडिंग है आर सो स्ट्रॉन्ग है दैट नो इलिटरेट बट इवन सो कॉल लिटरेट पर्सन भी उनको मानने से मतलब मजबूर रहते हैं, उनसे फ्री नहीं हो पाते हैं।
लिटरेट पर्सन जो होते हैं, पढ़े लिखे लोग, वो बिलीव नहीं रखते माइथ्स के नोशन के ऊपर। यू मे हैव सीन इन द टीवी में हमें दिखाई देता है सेवरल टाइम्स में, लिटरेट पर्सन भी सच ऐसे डॉक्टर मानो, प्रोफेसर मानो, हाँ, डिस्कार्डेड हिज वाइफ आफ्टर द बर्थ ऑफ सेकेंड डॉटर, मतलब बेटी के बाद दोबारा बेटी का जन्म होता है तो अपने कई बार जो पढ़े लिखे लोग भी अपने बीवियों के साथ गलत तरीके से पेश आते हैं, बहुत फैमिली से भी उसे डिनाई करना शुरू कर देते हैं। या तो जब लड़कियों के मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस होते हैं उनको किचन के अंदर नहीं बुलाया जाता है, उनसे जो घर के कोई काम काज नहीं करवाया जाता है, तो ये टोटली एक माइथ होता है, ये एक कुसंस्कार होता है, इसका कोई भी साइंटिफिक वैल्यूज़ नहीं है। हमारा इंडिया एक सोशल मतलब इन चीज़ों से इतना जकड़ा हुआ है, जो ये सब माइथ अभी भी हम लोगों के अंदर है और हमारे समाज के चारों तरफ भी है। In some part of country it is believed that the girls should be married before starting the menstruation। बहुत से राज्यों में तो ये भी माना जाता है, ये भी लोग मानते हैं जे menstruation प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले यानी कि लड़कियों की जो है बाल विवाह कर दिया जाए। सो बच्चे, इसी के साथ जो है ये चैप्टर्स हमारा कंप्लीट हो रहा है। मैं आशा करूँगी इन दोनों वीडियो से ये चैप्टर समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स।